नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी में, जहाँ पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हम डेली बेस पे करंट अफेयर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं द हिंदू के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। एक बात याद रखिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिलेवेंट है, ठीक है? जिसका ना तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और ना तो कभी पूछे जा सकते हैं, आज नहीं 10 साल बाद भी। तो उस टॉपिक को डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं। तो सारा फोकस रहता है ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स या मेंस में। वही टॉपिक मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूँ। टाइम पे ज्यादा फोकस नहीं रहता है, जो टॉपिक इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उस पे फोकस रहता है। तो वही इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हालांकि जो कंटेक्स्ट होता है, ठीक है, अगर उसको और इम्पोर्टेंस है तो उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। और सिर्फ करंट ओरिएंट है यानी न्यूज़ बेस है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करके मैं आगे आपसे बढ़ता हूँ। मैं यही मान के चलता हूँ कि आप जो डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर जो आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी के माध्यम से मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, ठीक है? और डेली आप देख रहे हैं। तो 2 पॉइंट हमने कल डिस्कस किए, वो पॉइंट हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? तो आशा रखता हूँ आप डेली बेस पे जो भी करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर होते हैं, वो देखते जाइए, ताकि आपका बेसिक जो है वो क्लियर होता जाए और आपको इसका महत्वपूर्ण जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती जाए। जैसा कि कल मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ ही था कि जो भी अभी प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर के, ठीक है? तो हमको उस प्रोटेस्ट में अपना जो कंट्रीब्यूशन है, वो किस हिसाब से देखना है, उसमें अपना व्यू क्या होना चाहिए? एज़ अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको आईएएस बनना है, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, वही आपको ध्यान में रखना है। तो काफ़ी सारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, वो बारी-बारी से डिस्कस करते हैं। पूरी जो चर्चा है, उसका मेन आधार बिंदु है फार्म एक्ट, ठीक है? फार्म एक्ट में हमने ऑलरेडी जो 3 बिल थे, उसकी मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करके रखी हुई है। यदि आपने वो नहीं देखी है, तो यूपीएससी हिंदी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा। आज मैं यहाँ से फिर से थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पहले ही समझा के रखी हुई है, वो थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद बाकी के जितने भी पॉइंट हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिए क्या-क्या बातें हैं और किस प्रकार से यहाँ पे बातें रखी गई हैं। तो पहले समझते हैं कि भई जो एपीएमसी थी, ठीक है? तो एपीएमसी एक्ट लाने की ज़रूरत क्या थी? किस प्रकार से एपीएमसी जो एक्ट था, वो हमने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है? उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद बाकी जो पॉइंट है वो देख लेंगे। तो ये बात चल रही है आज़ादी के बाद की, ठीक है? इंडिया आज़ाद तो हो गया था, लेकिन हम बात करें रूरल एरिया में, गाँव की, तो ज़्यादातर लोग थे, वो खेत में काम करते थे, ठीक है? वो मज़दूर हो या जो भी अभी फार्मर हो, जिनके पास खुद की ज़मीन थी या ना भी थी, उन सभी को। तो वो कहीं न कहीं ज़मींदारों के नीचे दबे हुए थे। ज़मींदारों का जो उद्देश्य था, ठीक है? पर्पज़ था, वो क्या रहता था कि उनको जो भी कोई पैसा चाहिए अपने सोशल फंक्शन के लिए या एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है? तो जो कि वो इस्तेमाल करते थे, पैसे के रूप में। उनके पास सीधा-सीधा कोई पैसा रहता नहीं था। किसी भी समस्या को लेके उनको पैसे चाहिए था, वो तो ये ज़मींदारों के पास ही पैसा उधारी में लेते थे। अब उधारी का चक्र है, वो कभी खत्म ही नहीं हुआ होता था। उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। जो भी ज़मींदार थे, वो जो भी किसान को क्या देते थे, जो भी कोई पैसा उधारी में देते थे, बदले में गारंटी में क्या लेते थे, उसकी ज़मीन के लिए जो भी फसल उगाएगा, वो फसल या तो फसल से भी उसके पैसे ना निकले, तो वो खुद ज़मीन ही हड़प लेते थे, ठीक है? इसी प्रकार से गुंडा शासन आप समझ सकते हैं, राजकर्ता जैसा शासन चल रहा था। इससे क्या होता था, जैसे ही किसान अपनी फसल बोता था और कटाई करता था, ठीक है? तो वो अपने घर ले जाए उससे पहले ही जो ज़मींदार है, वो खुद आके वो सारी फसल लेके चले जाते थे, ठीक है? अगर कोई विरोध करता था तो उसके ही जो पालतू लोग होंगे, ठीक है? जो उसके अंडर में काम करते होंगे, वो इनसे मारपीट करने लगते थे। मान लो किसी साल सूखा पड़ गया, अगर क्रॉप नहीं आती थी, ठीक है? तो उस कंडीशन में वो ज़मीन ही हथिया लेते थे, ठीक है उनसे। तो इसको सुधारने के लिए इसमें जो किसान है, ठीक है? उसको न्याय मिले, उसको पैसा मिले, उसकी जो उत्पादन है, उसको अच्छे से वो सेल कर पाए, इसके लिए लाए गए एपीएमसी, ठीक है? अब एपीएमसी में भी याद रखें, प्रावधान बहुत सारे अच्छे किए गए थे शुरुआत में, और गवर्नमेंट जो भी प्रावधान करती है, उनका पर्पज़ तो सही होता है, ठीक है? लेकिन जो लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्या है, वो भी डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया, एक रोल मॉडल बनाया गया एपीएमसी का, ठीक है? इसको मॉडल एपीएमसी कहा गया था। जो सेंटर ने क्या किया था, एक मॉडल तैयार किया था, स्टेट को बोल दिया था, आप अपने हिसाब से क्या कर लो, अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर लो। तो सभी जो स्टेट थे, ठीक है? उन्होंने अपने स्टेट में जो भी कोई
रूरल एरिया था, ठीक है? गाँव थे, बस्ती थी, वहाँ पे जिस प्रकार से भी एप्लीकेबल हो सकते थे, उस प्रकार से मॉडिफाई करके एपीएमसी एक्ट के उसको लागू कर दिया था, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट में आता था, ठीक है? स्टेट का इसके ऊपर सीधा-सीधा कंट्रोल रहता था। तो यहाँ से एपीएमसी मॉडिफाई करके सबने कर दिया और कोई भी ज़मींदार सीधे-सीधे किसान से क्या ना कर सके, उसकी फसल सीधा ना ले सके। इसलिए प्रावधान किया गया कि किसान को अपनी पहली फसल एपीएमसी में ही क्या करनी है, बेचनी है, ताकि उसको एमएसपी मिल सके और उसको पैसा आए तो उसको उस पैसे से इस्तेमाल करके जो भी उसके कोई कार्य है, ज़मींदारी को ज़मींदारों को देना है तो उसको दे दे, या अपना कोई दूसरा भी काम करना हो तो वो आराम से कर सके। तो ऐसा प्रावधान किया गया है, ठीक है? शुरुआत की बात बताता हूँ, जब सभी राज्य एपीएमसी अपने यहाँ पे क्या कर रहे थे, अरेंजमेंट कर रहे थे। अब इसका पर्पज़ आप आराम से समझ सकते हैं कि जो भी शोषण हो रहा था, ठीक है? इसका फार्मर का, उसको रोकने के लिए एपीएमसी लाया गया। इससे और बुरा हुआ, जिसको लाया जिस पर्पज़ से गया था, उसका और पर्पज़ वो पूरा इल्लीगलाइज़ हो गया। मान लो ज़मींदार तो जो कर रहा था, ठीक है? वो लीगल तो नहीं था, ठीक है? वो अपने से ही ज़मींदारी के हिसाब से काम कर रहा था और उसको शोषण किया जा रहा था, तो उसको तो रोका जा सकता है। लेकिन ये तो लीगल हो गया कि भाई फसल कहाँ पे बेचनी है। तो पहले जो एपीएमसी था, ठीक है? वो स्टेट के अंदर लगता था और सारे एपीएमसी में जो भी स्टेट है, उसी हिसाब से उसके लॉ लगते थे, ठीक है? स्टेट स्टेट वाइज़ वेरी करता था, ठीक है? किसान को बेचना था लेकिन अपने स्टेट की जो एपीएमसी है वहाँ पे। फिर प्रावधान क्या किए गए, 3 यहाँ पे मॉडिफिकेशन लाए गए। काफ़ी सारे क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछे थे, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि अध्यादेश लाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है? लेकिन ऑर्डिनेंस लाने की जो फार्म एक्ट है अभी है, ठीक है? तो फार्म बिल में ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत है? वो भी इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब एपीएमसी में भी क्या हुआ, एपीएमसी में लाइसेंस रास्ता, ठीक है? यानी बिचौलिया, अड़तिया की बात हो रही है यहाँ पे। बिचौलिया क्या करते थे, वो लाइसेंस लेने के लिए जाते थे। अब एपीएमसी में क्या रहेगा, एपीएमसी कमिटी रहेगी, ठीक है? जो कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी के टचअप में ही रहती है, ठीक है? वो अपने हिसाब से ही काम करते हैं। तो लाइसेंस ही उन्हीं लोगों को मिलता था, जो कि पॉलिटिकल पार्टी से अटैच है या इन लोगों से अटैच है, जो एपीएमसी को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? और भी क्या करते थे, अभी जो पुरानी एपीएमसी है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, मैं कोई एक स्टेट को लेके बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आपको इस एक स्टेट से इसको जोड़ना नहीं है, तो ऑल ओवर है, ठीक है? मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो ऑल ओवर है और आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, ठीक है? आपको किसी भी एक स्टेट के बारे में पर्टिकुलर अटैच होके नहीं लिखना है। फिर भी आप भले उस स्टेट से हो, उस स्टेट की आपको कितनी भी बुरी से बुरी हालत पता हो, ठीक है? फिर भी आपको न्यूट्रल रह के अपने जो स्टेट है, उसको ना लिखते हो, ऑल ओवर जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? वही आपको क्या करना है, लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पे वही बताता हूँ। 2 चीज़ें आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जिनको लाइसेंस दिया गया था, ये लोग 3-4 तरीके से कमा लेते हैं पैसा। कैसे? एक तो लाइसेंस देने में भी करप्शन वाला चीज़ और बाकी सारे जो चार्जेस के रूप में इनसे पैसा ले लेते थे, ठीक है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट किसी भी प्रकार से। दूसरा, यहाँ पे जो भी फार्मर अपने फसल बेचता था एपीएमसी में, ठीक है? उससे भी वो टैक्स के स्वरूप में, सेस के स्वरूप में या एपीएमसी सेस के स्वरूप में उनसे पैसा ले लेते थे। उसमें भी जो स्टेट है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता था, ठीक है? यहाँ पे आप एप्रोक्सिमेट मैं आपको बोल के चलूँ तो 7 से 10% से लेके 15% तक चार्ज वसूला जाता था, जितना भी ट्रेड होता था उसके ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कितना, अगर कोई यहाँ पे, मैं ऑल ओवर इन जनरल रेंज बता रहा हूँ, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ठीक है? आपको याद नहीं रखना है, ये सब इन्फॉर्मेशन इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि भई ये लोग हैं अपनी खुद के मुनाफ़े के लिए ये सब सारे चार्जेस लगते थे। दिखाते क्या थे, हम इससे एपीएमसी में क्या करेंगे, रिफॉर्म लाएँगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, स्टोरेज बढ़ाएँगे, एफसीआई का जो स्टोरेज है वो बढ़ाएँगे और सारी जो कोई रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करेंगे। इस हिसाब से पैसे लेते रहते थे। हालाँकि पैसे लेते थे, लेकिन सभी के सभी जो पैसे थे, वो सिस्टम में नहीं जाते थे, अपना भी कुछ हिस्सा रहता था। तो इस प्रकार से काम करते थे। अब बात करते थे यहाँ पे जो भी लाइसेंस होल्डर है, ठीक है? मिडलमैन, जिसको अड़तिया कहते हैं, तो उसकी बात कर लेता हूँ। ये लोग भी क्या करते थे, ये लोग भी ग्रुप बना के काम करते थे। कैटलिस्टिक ग्रुप बना के काम करेंगे। यानी एमएसपी जो भी हो, एक्स-वाई-ज़ेड एमएसपी हो, ठीक है? ₹20 हो या ₹10 हो, हम इसको ₹5 से ज़्यादा खरीदेंगे ही नहीं। यानी एपीएमसी में भी कोई बेचने जाए, ठीक है? एपीएमसी में भी कोई फार्मर यदि बेचने जाता है, ठीक है? तो ₹5 से ऊपर वहाँ पे कोई खरीदारी कर ही नहीं रहा है, ठीक है? तो फार्मर उसको बेचेगा कैसे? अब फार्मर अपने घर से मंडी तक गया होगा, अपना खर्च करके, ठीक है? उसको पता है, मैं घर पे लेके जाऊँगा, मेरे पास कोई स्टोरेज तो है नहीं, ठीक है? कोल्ड स्टोरेज की तो कोई फैसिलिटी है नहीं, ये बिगड़ जाएगा, तो क्या होगा, ठीक है? तो क्या होता है, वो वहाँ पे जो भी कोई प्राइस मिलता है, उस प्राइस पे सेल कर देता है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको ग्रुप में मैसेज डाल के बताई थी, वो थी कि क्या कहेंगे भाई एफसीआई जो हमारे गोडाउन है, ठीक है? वो फुल हो गए, अभी हम नया राशन प्रोक्योर नहीं कर सकते, ठीक है? और हम करेंगे भी नहीं क्योंकि अभी अपने पास तो है नहीं। तो ये प्राइस पे ही उनको बेचना पड़ता था जो कि आउट ऑफ एपीएमसी, ठीक है? वहाँ पे लोग उनको
खरीदारी करते थे, ठीक है? और ये इनके ही लोग होते हैं, जो कि यहाँ पे लाइसेंस धारक होते हैं, उनके ही लोग होते हैं। वो क्या करते हैं, फिर एमएसपी प्राइस पे ये लोग अपने जो एफसीआई के गोडाउन है, वो भर लेते हैं, ठीक है? इससे भी प्रॉब्लम क्या आई कि यहाँ पे इस प्रकार से वो भर तो लेते हैं, ठीक है? लेकिन फिर यहाँ पे अनाज सड़ने की बात आई। तो जो प्रोक्योरमेंट है, उसमें भी थोड़े चेंजेस किए गए, जो गवर्नमेंट ने किए। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण वो है कि अध्यादेश लाने की क्या ज़रूरत है? तो अभी लॉकडाउन चल रहा था कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है? तो जो किसान है, वो अपनी फसल एपीएमसी तक पहुँचा नहीं सकते थे, ठीक है? और किसी भी कारणवश वो एपीएमसी में अगर प्रोडक्ट को पहुँचा भी देते थे, ठीक है? तो वहाँ पे जो भी ये लाइसेंस धारक होंगे, वो जो भी प्राइस देंगे, उसी प्राइस को वहाँ पे उनको क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा, ठीक है? तो वहाँ पे फिर से उनका शोषण ना हो और उनकी जो फसल हुई है, ठीक है? उसका उनको दाम मिले, इसलिए क्या किया गया कि जो प्राइवेट प्लेयर है, ठीक है? कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट है, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया कि आप चाहे आप खरीदारी कर सकते हैं, आप चाहे तो जो तीनों बिल के प्रावधान है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखे, उसका इस्तेमाल करके आप उनसे क्या कर सकते हैं, उनसे आप इस्तेमाल करके जो सारी चीज़ें हैं, वो आप ले सकते हैं, ठीक है? और इससे क्या होगा जो फार्मर है, उसका प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है? ये प्रावधान वहाँ पे उनके लिए कर दिए गए। तो ये अलग से प्रावधान थे जो ज़रूरी थे, जो अध्यादेश लाने की ज़रूरत थी, ठीक है? और उसी को फिर क्या किया गया, इसी को फिर जब ये अपना विंटर सेशन शुरू हुआ, तो वहाँ बिल के स्वरूप में पास किया गया। अब ये था इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन, तो मैंने आपसे ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? लेकिन जो भी बच्चे नए हैं, उनको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने एक बार फिर से जो सारी डिस्कशन है, ठीक है? एक बार आपने कर लिया। अब सारे पॉइंट देख लेते हैं, क्या-क्या बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले समझिए, यहाँ पे जो विरोध हो रहा है, विरोध होने में जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिल है, वो यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, वो है जो फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल है, ठीक है? तो एक चीज़ यहाँ पे बात हो रही है, जो शॉर्ट फॉर्म में जिसको एपीटीसी एक्ट कहा गया है। यहाँ पे विरोध हो रहा है। विरोध क्या है, वो मैंने आपको बता दिया कि भाई अभी एपीएमसी में मान लो पहले स्टेट टू स्टेट ही सेल कर सकते हैं, अब वो किसी भी स्टेट में सेल कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मेंशन किया गया है। कि जैसे गवर्नमेंट ऐसा बता रही है कि किसान अब कहीं पे भी फसल बेच सकता है, तो उसके पास ये राइट पहले से था ही, ठीक है? लेकिन ये स्टेट में ही बेचते थे, अभी आउट ऑफ स्टेट भी ये बेच सकते थे, ठीक है? पहले क्या था, आप किसान से सीधा-सीधा कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकते, यदि आपके पास लाइसेंस है तब भी आपको एपीएमसी से ही खरीदना है, तो ये प्रावधान हटा दिया गया, जो कि एक बेनिफिशियल है। वो भी कैसे बेनिफिशियल है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे बात होती है, जो डिमांड है, जो फार्मर प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी, तो यहाँ पे डिमांड समझिए, उनकी पहली डिमांड क्या है कि भाई जो सरकार है, ठीक है? वो गारंटी दे दे कि एमएसपी वो नहीं हटाएगी। दूसरा, जो प्रोक्योरमेंट शुरू रखती है, वो कंटिन्यू ही रखे, ठीक है? उसमें कोई चेंजेस ना करे। तो ये सरकार है, वहाँ पे कोई बात बोल नहीं रही है, ठीक है? ऑफिशियली लिख के नहीं दे रही है, जबकि ऑलरेडी हमको पता है। हमने जीएसटी वाले टॉपिक में दिया था कि उन्होंने जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है, ठीक है? वो कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव करके बिल करके दिया हुआ था, फिर भी नहीं दे रहे हैं। तो ये बात अगर लिख के दे दें, ठीक है? तब भी वो नहीं होने वाली है, ठीक है? और ऐसा नहीं है करंट गवर्नमेंट ही ऐसा कर रही है, इससे के पहले की या इसके बाद की कोई भी गवर्नमेंट होगी जो इसको प्रोक्योर नहीं कर सकती, तो नहीं रखेगी। अब डिसएडवांटेज की बात कर लें कि भाई मान लो भाई ये अगर फार्मर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? एमएसपी पे, तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट एमएसपी रखे ना, उल्टा डिमांड है फार्मर की, ठीक है? तो उसी हिसाब से ये बढ़ाना भी चाहिए, ठीक है? उसके हिसाब से इसको बढ़ाना भी चाहिए, तो बढ़ाती भी क्यों नहीं है? तो उसपे भी काफ़ी सारी डिबेट होती है। तो एक चीज़ समझ लीजिए, एमएसपी बढ़ाने का मतलब क्या है? एक बात समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो प्राइवेट पार्टनर है, कॉर्पोरेट है, ठीक है? उसका भी आप समझ लीजिए कि एपीएमसी में भी जाके कोई फार्मर के साथ न्याय नहीं हो रहा है, ठीक है? अन्याय ज़्यादा हो रहा है और ये सबको पता है। ऐसा नहीं है कि भाई जो अभी पंजाब के जो प्रोटेस्ट के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, उनको नहीं पता है और जो सेंटर में बैठे हैं, उनको नहीं पता है और आपको और हमको नहीं पता है। आप किसी भी किसान को पकड़ के पूछ लो कि भाई तूने 10 साल में एपीएमसी में कौन-सी फसल है, ठीक है? वो एमएसपी पे बेची है, ठीक है? यानी उसका अगर वो बोल दे कि 1 या 2 बार मैंने बेची है, ठीक है? तो आप मान लो वो खुशनसीब है। वो अगर वो उसने बेची है तो वो खुशनसीब है, ठीक है? तो ऐसा होता नहीं है। जैसे जिस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है? इस प्रकार से है नहीं। जो रियल पिक्चर हम जिसको बोल सकते हैं, वो इस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से यहाँ पे बताया जाता है हमको। क्योंकि जो न्यूज़ चैनल वाले हैं जो हाइलाइट करके दिखाते हैं, ठीक है? और जो सारी मैटर होती है उसको हाइलाइट करके इफेक्टिवली नहीं बताते। अब फिर से जो मुद्दे की बात है वहाँ पे आते हैं। एमएसपी मिनिमम सपोर्टेड प्राइस ये अगर बढ़ाती जाए जैसे सरकार अलाउ कर दे भाई एमएसपी देंगे हमको हमको कहाँ से अपने जेब से देनी है, ठीक है? वो इनडायरेक्टली है तो पब्लिक के ऊपर ही,
ठीक है, तो हम बढ़ाते जाएँगे। अब इससे क्या होता है आप बात समझ लीजिए, एमएसपी बढ़ा लेते हैं, तो गवर्नमेंट तो मान लो कि भाई एमएसपी प्राइस पे प्रोक्योर कर लेगी, ठीक है? लेकिन जो प्राइवेट पार्टनर है, जिसको पता होगा, हम गेहूँ की बात करें या राइस की बात करें, ठीक है? जिसको पता ही है कि जो आराम से 15 या ₹20 में मिल ही सकता है, ठीक है? लेकिन उसकी एमएसपी इन लोगों ने 30 कर दी है, जो कि मार्केट को क्या नहीं कर पाएगी, ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगी, तो हम खरीदें क्यों इतने प्राइस पे? जबकि बिक रही है इतने प्राइस में, रिटेल में इतने प्राइस में बिक रही है, ठीक है? तो उसको ₹30 प्राइस में कौन खरीदेगा? तो कोई आता नहीं है। तो एमएसपी इज़ नॉट फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है? जैसा कि आपने कभी काफ़ी सारी मैंने यूट्यूब में देखी है, ठीक है? इसपे ऐसे बात हो रही है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? प्रोपेगेंडा में आपको नहीं जाना है, ठीक है? आपको कंडीशन फ्यूचर देख के काम करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई अभी ज़रूरत है, तुम ये ऐसे कर लो, अभी ज़रूरत नहीं है, तुम ये ऐसे कर लो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? बाकी सारे भी डेटा दिखाए गए हैं जो कि सच नहीं है, ठीक है? डिफैक्ट डेटा यही है कि बहुत सारे किसान हैं, मैंने जैसे आपको बताया वो एपीएमसी के बाहर ही सेल करते हैं, ठीक है? और अभी मेन बेनिफिट क्या है चेंजेस जो किया है वो होता है, वो क्या है कि भाई जो भी कोई एपीएमसी के बाहर मान लो कोई कॉर्पोरेट है या प्राइवेट प्लेयर है, वो किसान से कोई भी फसल खरीदता है, ठीक है? तो उसके पास से स्टेट है और टैक्स के स्वरूप में कोई भी चीज़ टैक्स के रूप में उनसे ले नहीं पाएँगे, ठीक है? एक प्रावधान अच्छा है, इससे बेनिफिट किसको होगा? किसान को भी होगा, जो कॉर्पोरेट या प्राइवेट प्लेयर खरीदते हैं उसको ही होगा, ठीक है? हालाँकि एपीएमसी में भी प्रावधान नहीं किए गए थे, ठीक है? लेकिन ये राज्य ने अपने से अंदर डाल दिए कि भाई आप जो भी एपीएमसी में खरीद-बेच करोगे, ठीक है? उसमें आपको सर्विस चार्ज और सेस या टैक्स के स्वरूप में इतना-इतना चीज़ें देनी है। उसी प्रकार से। यहाँ पे एक जो डिमांड है वो समझ लीजिए कि भई करना क्या है कि भई जितना भी हो सके यानी कम से कम डिस्टेंस में एपीएमसी होनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट कितनी है? 10,130 एपीएमसी की है। अभी है कितनी? 6,630 ठीक है? इसको बढ़ाने की भी ज़रूरत है। इस पे भी फोकस किया गया है और मेनली फोकस है कि जो मंडी से ठीक है? अब सारी जो चीज़ें हैं वो मंडी पे डिपेंड करती है। यानी कहा क्या जा रहा है वो समझिए कि भई इस नए फार्म एक्ट की वजह से क्या होगा जो एपीएमसी मंडीज़ है, ठीक है? एपीएमसी जो मंडीज़ है वो मर जाएगी। मर कैसे जाएगी? कि भाई मान लो कि भाई जो प्राइवेट प्लेयर होंगे, शुरुआत में मैंने जैसे आपको कल भी बताया था, उसी प्रकार से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर एपीएमसी में किसान को बाहर ही प्राइस अच्छे मिलेंगे एपीएमसी से, तो ठीक है वो बाहर ही बेचेगा। इससे क्या होगा एपीएमसी में कोई जाएगा ही नहीं, ठीक है? एपीएमसी का जो रेवेन्यू हो ही नहीं पाएगा, उसको मेंटेन ही नहीं कर पाएँगे। तो अभी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ठीक है? हालाँकि वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। किसान यहाँ पे एपीएमसी में भी हैप्पी नहीं है, ठीक है? वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मान लो एक जो गवर्नमेंट बोल रही है, ठीक है? कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसानों को और सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे हैं, मार्केट में कॉम्पिटिशन ला रहे हैं, ठीक है? इससे क्या हो कि भाई किसान हो उसको अच्छा बेनिफिट मिले, ठीक है? उसको अच्छी प्राइस मिले, एमएसपी मिले या ज़रूरत हो तो एमएसपी से ज़्यादा भी मिले, ठीक है? इसके लिए हम ये प्रावधान कर रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर का आना ज़रूरी है ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो, ठीक है? क्योंकि जो सरकार है, वो तो ना तो एफसीआई में अपने जो स्टोरेज है, उसको बढ़ा पा रही है, ना तो कोई किसान के लिए एमएसपी प्राइस है, उस पे प्रोक्योर कर पा रही है, ठीक है? लेकिन प्राइवेट पार्टनर है जिसको ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, किसान जिस गेहूँ को ₹10 केजी के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है? वही जो कंपनियाँ हैं, ठीक है? आशीर्वाद आटे की बात कर लें, तो ₹30 हिसाब से वो खरीद रही है पर केजी, ठीक है? तो ये बेनिफिट इनको दे दें, यानी ₹15 या ₹20 में भी खरीदें, तब भी किसान को बेनिफिट है और तब भी ये जो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट है, उनको बेनिफिट है। क्योंकि हालाँकि जितना किसान नहीं कमाता है, इनको तो इतना ही चुकाना पड़ रहा है और जो फाइनल कंज्यूमर है, यानी आप और मैं, आम इंसान, ठीक है? उसको तो ये मान लो कि ₹50-60 जो केजी है, क्योंकि सब लोग अपना मुनाफ़ा जोड़ के ही बेचेंगे। तो फाइनल कॉस्ट किसके ऊपर आता है? कंज्यूमर पे आता है, ठीक है? तो इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है, कि जो ये सिस्टम में जो गैपिंग है और वहाँ पे जितना पैसा लोग बढ़ाते हैं, एज़ अ सर्विस और एज़ अ चार्ज, वो कम हो जाए, ठीक है? जिसको कंट्रोल किया जाए। तो इसी के लिए सारे प्रावधान किए जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि भाई शुरुआत में एपीएमसी में कॉम्पीट करने के लिए जो प्राइवेट प्लेयर है, वो एमएसपी प्राइस पे या उससे भी ज़्यादा प्राइस देके किसानों को अपनी ओर खींच ले, ठीक है? जैसे ही एपीएमसी मार्केट से आउट हो जाएगी, फिर इनका क्या होगा सिक्का जमेगा, इनकी मोनोपोली होगी। फिर ये जो भी प्राइस देंगे उसी प्राइस में किसान को बेचना होगा। तो जो चीज़ है, जो किसान के लिए ये सब किया जा रहा है, उनको फाइनल क्या नहीं मिल रहा है, बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ठीक है? और दूसरा, हमको तो उसी प्राइस पे खरीदना होगा जिस प्राइस पे अभी हम खरीद रहे हैं या उससे भी ज़्यादा प्राइस पे, ठीक है? क्योंकि प्राइस डिग्रो करने में टाइम लगता है, ग्रो करने में टाइम नहीं लगता। क्योंकि आज जो प्याज़ मान लो कि भाई ₹30 या ₹40 किलो है, वही उठ के कल ₹100 या ₹120 किलो हो जाती है, ठीक है? लेकिन वही प्राइस घटने के टाइम पे धीरे-धीरे होके फिर से नॉर्मल प्राइस पे आती है, ठीक है? अगर अच्छी प्रोडक्ट हो जाए तब भी। तो इसी चीज़ को यहाँ पे अच्छे से हाइपोथेटिकली बताया गया है। दूसरा यहाँ पे क्या बताया गया है कि कलेक्शन सेंटर जो है, ठीक है? कलेक्शन सेंटर जो है उसी को यहाँ पे फ़ोकस करके चला जा रहा है, ठीक है?
कि कैसे कलेक्टर जो है, उसी को क्या किया जाए, फ़ोकस किया जाए और उसी पे काम करके आगे बढ़ा जाए, ठीक है? कि भाई किस प्रकार से हम इसको फ़ोकस करके आगे बढ़ें। तो यहाँ सबसे पहले समझ लीजिए, यहाँ पे क्या करें कि भाई नए प्लेयर आएँगे, ठीक है? तो उनको कलेक्शन के लिए, ठीक है, सैलरी के लिए, फिर ग्रेड स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादा कॉस्ट होगा, ठीक है? शुरुआत में इनके भी कॉस्ट बढ़ेंगे, तो ये भी क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट को बैलेंस करने के लिए प्राइस बढ़ाएँगे। दूसरा यहाँ पे जो फ़ोकस है, फार्मर की डिमांड है, वो है कि भाई जो एमएसपी है, ठीक है? वो C2 कॉस्ट के आधार से होनी चाहिए 50%। जैसे कि करंट आपको पता होगा शायद, या ना पता हो तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है? A2 प्लस FL, ठीक है? और इसका 50% जोड़ के एमएसपी प्राइस डिसाइड होती है। अब A2 क्या है कि भाई जो भी कोई किसान है, ठीक है? वो फसल बोने के लिए अपने जेब से जितना रुपया डालता है, ठीक है? वो कॉस्ट प्लस FL यानी फैमिली लेबर, यानी जिस भी किसान के फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, जो कि अपना खेत में काम करते हैं, ठीक है? उसका उनको कोई वेजेस चुकाना नहीं पड़ता है, लेकिन वो लग तो रहा है, ठीक है? इन दोनों को जोड़ के प्लस 50% प्रॉफिट देते हैं। जैसे सरकार फोकस करते हैं, हमने एमएसपी में 50% बढ़ोतरी दी है, लेकिन जो किसान है वो C2 कॉस्ट में माँग रहा है। C2 कॉस्ट क्या है? तो इसमें हिडन चार्जेस ऐड करने होते हैं, जैसे लैंड का और दूसरा कोई भी। ये ऐड करने के बाद जो प्राइस आती है, उसपे 50% रखें, तो किसान को फ़ायदे होंगे। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि किसान की एमएसपी प्राइस बढ़ाएँगे, तो फाइनल जो कंज्यूमर प्राइस है, वो भी बढ़ेगी, ठीक है? क्योंकि इनडायरेक्टली पे तो फाइनल कंज्यूमर को ही करनी है, तो वहाँ पे भी फिर से दिक्कत, ठीक है? उसी प्रकार से ये प्राइस डिसाइड कौन करता है? तो डिसाइड करते हैं सीएससीपी, ठीक है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ही इन सभी चीज़ों को डिसाइड करते हैं, ठीक है? इन सभी को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखना क्या है, सोचना क्या है वो समझिए कि भाई एमएसपी में प्राइस बढ़ाना या अभी जो फार्म एक्ट है, ठीक है? उसमें चेंजेस लाना वो कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है। जैसे डिमांड मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, एपीएमसी में रिफॉर्म की आवश्यकता है, यानी जो करप्शन सिस्टम है, ठीक है? उसको कम करना है। दूसरा एफसीआई में स्टोरेज की फैसिलिटी है उसको बढ़ाना है और एमएसपी जगह के कोई ऐसा कॉन्क्रीट वे लाया जाए, ठीक है? वो कॉन्क्रीट वे से ही जो काम होगा, वहीं से आगे जाके अच्छे से काम हो सकता है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है इसी चीज़ पे, ताकि आपको पता रहे कोई भी डाउट है, ठीक है? तो क्लियर हो जाए। इसमें मैंने ट्राई किया है सारे पॉइंट को मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर सकूँ, ठीक है? फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं फार्म एक्ट को लेके। फिर यहाँ पे बताया गया है हमारे जो आयुर्वेदिक सिस्टम है, ठीक है? उस आयुर्वेदिक सिस्टम में कैसे भाई जो भी कोई सर्जरीज़ है, ठीक है? सर्जिकल टेक्निक्स है, उसमें क्या लूपहोल है उसके बारे में। हालाँकि सबके लिए नहीं है, यदि आप मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, ठीक है? आप डॉक्टर हैं, तो आपके लिए इम्पोर्टेंस है, आप देख सकते हैं। स्पेशली यदि आप एमबीबीएस कर रहे हैं, तो आपको आयुर्वेदिक जो सिस्टम है, उसके भी लूपहोल के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा यहाँ को कोविड-19 के लिए जो फ्रेमवर्क चल रहा है, उसकी डिस्कशन की गई है। हालाँकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंस नहीं है। कोविड-19 में पूछने के लिए आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि पूछी जा सकती है। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कि इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो है कि आरटीआई में हमको कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि जितनी पर्सनल डिटेल है, ठीक है? उसको यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए, पब्लिक नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई आप आरटीआई में पूछो कि भाई उसकी कितनी बार शादी हुई या उसको बच्चा क्यों नहीं हो रहा, इन सब चीज़ों पे फोकस ना करना चाहिए। हाँ, हालाँकि जो वर्किंग है यानी ठीक है, जो अपनी सिस्टम है उसके लिए जितनी इन्फॉर्मेशन है, उतनी देनी चाहिए। यहाँ पे थ्योरेटिकल बातें ज़्यादा है, ठीक है? ना तो कोई रिपोर्ट है, ना तो कोई कमीशन की गाइडलाइंस है, जो कि इसके बारे में क्लियर कट बताता हूँ। हालाँकि जो बताने वाली बात है वो यही है कि आरटीआई में प्राइवेसी कितनी रहेगी? यानी कल उठ के आप किसी की भी पर्सनल लाइफ की इन्फॉर्मेशन माँगो, तो क्या वो प्रोवाइड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ठीक है? इसी को लेके यहाँ पे डिस्कशन की गई है। फिर बात समझ लेते हैं, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ठीक है? हर्षवर्धन जी, तो वो काठमांडू जो है वहाँ पे जाके आए हैं, ठीक है? नेपाल की जो कैपिटल है वहाँ पे और उन्होंने आके बस जैसे ही मीडिया में नेपाल के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है? तुरंत द हिंदू में उनके लिए इन्फॉर्मेशन आ गया। आपको डे टू डे ऐसी जो कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इंडिया और नेपाल के रिलेशन कैसे अच्छे हैं, ठीक है? खराब है, नहीं है, कितने हैं, इसको से कैसे रिफॉर्म लाया जा सकता है, वो एक ही बार प्रिपेयर करना है, ठीक है? बार-बार इस चीज़ को क्या नहीं करना है, जैसे ही न्यूज़ में आए, तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप की, ठीक है? नेपाल और इंडिया के रिलेशनशिप की, वो लेके बैठ नहीं जाना है क्योंकि कभी भी कोई जाएँगे, इस बार फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, अगली बार नरेंद्र मोदी जाएँगे, ठीक है? फिर वो भी कुछ बताएँगे, फिर से न्यूज़ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या नहीं करना है,
इस प्रकार से आपको इन्फॉर्मेशन डिस्कस नहीं करनी है। हालाँकि अभी जो फार्मर है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बात करें बीजेपी गवर्नमेंट की तो वो हैदराबाद में अपना जो इलेक्शन कैंपिंग है, ठीक है? वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है? इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हालाँकि करंट कंडीशन है उसको अच्छे से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। फिर ये टॉपिक है माओवादी के ऊपर, ठीक है? जहाँ पे जो बक्सर एरिया है, वहाँ पे इससे पहले जो अटैक हुआ था, ठीक है? जहाँ पे काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी, तो ये टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी में आता है। एक बात मैं आपको बता दूँ, आपको क्या करना है, ये सारे जो मेन टॉपिक है, ठीक है? ये अकेले प्रिपेयर नहीं करना है। ये जो सारे मेन टॉपिक है, वो आपको सिंगल-सिंगल प्रिपेयर नहीं करने हैं, कि भाई आज टॉपिक आया तो आज प्रिपेयर करें, कल टॉपिक आया तो कल प्रिपेयर टॉपिक करें। जो मेन टॉपिक है आपको एक ही बार कंप्लीट कर लेना है, ताकि यहाँ से जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आए, अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास नहीं है, तो आपको देख लेनी है और नहीं है तो आपको कंटिन्यू आगे बढ़ जाना है, ठीक है? तो यहाँ पे बात की गई कि ऑलरेडी जो 45 सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स है, ठीक है? ऑलरेडी काम कर रही है इन सभी एरिया में, के जैसे जो माओवादी, ठीक है? उनको कंट्रोल किया जा सके। जैसे अब बात करूँ यहाँ पे छत्तीसगढ़ की, तो जैसे बस्तर है, दंतेवाड़ा है, ठीक है? इन सभी जो एरिया है वहाँ पे इनका क्या है कंट्रोल ज़्यादा है, ठीक है? उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप उठाए जा रहे हैं। अभी से नहीं, काफ़ी टाइम पहले से ही उठाए जा रहे हैं और एक्टिवली पॉजिटिवली स्टेप उठाए जा रहे हैं, ताकि इससे क्या हो अच्छा हो। यहाँ पे मोबाइल वार की बात हो रही है, जो कि जो पुराने समय में जो गोरिल्ला वार था, उसका ही मॉडिफाइड वर्ज़न है, ठीक है? इसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हाइलाइट किया जा रहा है। तो जो कोबरा यूनिट है, वो स्टेट की जो स्पेशल टास्क फोर्स है, वो एक्टिवली काम कर रही है इन सबको कंट्रोल करने के लिए, ताकि यहाँ पे भी गवर्नेंस किया जा सके। हालाँकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं, रिफ़ॉर्म नहीं चाहते। रिफ़ॉर्म चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है? क्योंकि जैसा ही कल्चर आप बनाएँगे, वैसा ही कल्चर आगे बढ़ेगा। जब भी ये टॉपिक आता है, तब शोले क्या, गब्बर सिंह याद आता है। आप उसी चीज़ को देख लो कि उस एरिया में उसके पापा, उसके दादा सभी डाकू ही है, ठीक है? तो इसको भी डाकू ही बनना है। इसको पता ही नहीं होगा कि भाई इंडिया में अभी क्या चल रहा है। तो उसको मेनस्ट्रीम में लाने के लिए, इंडिया से जोड़ने के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटी की जा रही है सरकार के द्वारा। जैसे कि जो भी कोई काम ये आता है, उसको मनरेगा के अंदर काम दिया जा रहा है। वहाँ पे स्कूल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और आंगनवाड़ी और बाकी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके मेन स्ट्रीम में लाने के लिए वो किए जा रहे हैं और ये एक्टिवली है, ठीक है? एक्टिवली क्या है, इससे जितने भी लोग बाहर आएँगे, ठीक है? उन लोगों से इन्फॉर्मेशन ली जा रही है कि वो कैसे काम करते हैं, उनके पास कैसे पैसे आते हैं या कैसे वो गन्स लाते हैं, उन सभी सारी चीज़ों को पता चल जाएगा। इसका सीधा-सीधा रिलेशन जो ड्रग स्मगलिंग है, गन स्मगलिंग है, ठीक है? इन सभी से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? और ये इनको बढ़ने नहीं देना चाहिए वरना विद्रोह हो सकता है, काफ़ी बड़े लेवल पे और काफ़ी सारे इन लोगों के द्वारा काफ़ी सारे जो सिविलियन लोग हैं, ठीक है? उनको मारा भी जा सकता है। तो इसको कंट्रोल करना अभी से ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि जो माओइस्ट है, ठीक है? उनको जब ज़रूरत पड़े तब मारेंगे। इसके लिए एक्शन कंटिन्यू लेने चाहिए, जो कि गवर्नमेंट ले रही है और ये इसमें इम्प्रूवाइज़ेशन है, ठीक है? तो आज के डेली करंट अफेयर एनालिसिस में इतना ही जो ज़रूरी था वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। कल फिर मिलेंगे डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, तब तक देखते रहिए आईएएस टाइप्सर एकेडमी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वही मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है? टाइम पे ज़्यादा हम एग्री नहीं रखते, ठीक है? क्वालिटी पे हम ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन आप दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, यदि उनको भी कोई डाउट है तो। तो यहाँ पे ही अंत करेंगे, कोई भी डाउट है अभी भी एपीएमसी को लेके, एमएसपी को लेके, तब भी आप पूछ सकते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी, तो भी मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।